एमएसएमई क्या है, जानेंगे एमएसएमई के बारे में, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का क्या महत्व है, ये आज हमारा प्रश्न है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के बारे में हमें बताना है और इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्ट में, भारतीय अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्ट में इसका क्या महत्व हो सकता है, इसके बारे में हम इस उत्तर में जानेंगे। भारत सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। एमएसएमई को कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारत सरकार पंजीकृत करती है। भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय इनकी सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, जो एमएसएमई को लेकर नियम विनियम और कानूनों का निर्माण करती है। भारत सरकार का ही जो उद्योग मंत्रालय होता है वह इनको पंजीकृत करता है और साथ ही साथ एमएसएमई को लेकर जो सर्वोच्च संस्था है वह इंडस्ट्रियल जो मंत्रालय है, हमारा मिनिस्ट्री है, वह कार्य करती है, जो इनको लेकर नियम विनियम और कानूनों का निर्माण करती है। ध्यान रहे कि भारत सरकार छोटे छोटे व्यापारिक संगठनों को उनके व्यापार में कठिनाइयों को हटाने के लिए एमएसएमई का आसान पंजीकरण करती है। यानी कि एमएसएमई उद्योग जो होते हैं आखिरकार वो अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से अस्तित्व में आते हैं, यानी कि जो छोटे कारोबारी होते हैं उनको अपने व्यापार सुगमता के बजाय व्यापार कठिनाइयों का जब सामना करना पड़ता है, तो भारत सरकार के द्वारा ऐसे व्यापारियों के व्यापार में एमएसएमई का ईजी जो सरलीकरण जो होता है, ईजीनेस सरलीकरण होता है, वह सरलीकरण पंजीकरण को लेकर किया जाता है। एमएसएमई के क्षेत्र, एमएसएमई निवेश की लघु आकार की संस्था होती है जिसमें कुशल और अकुशल व्यापारी हो सकते हैं, जो बड़ी संख्या में रोजगारों के अवसर पैदा करते हैं। एमएसएमई का क्षेत्र क्या होता है, पहला तो ये होता है कि लघु आकार की आर्थिक संस्थाएं होती हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं ये लघु आकार की संस्थाएं होती हैं। इसमें कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के व्यापारी शामिल होते हैं, जो बड़ी संख्या में रोजगारों का निर्माण करते हैं या सृजन करते हैं। दूसरा, एमएसएमई निर्यात में योगदान देता है। हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं उनमें बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का। निर्माण क्षेत्र को ये बढ़ावा देते हैं, कच्चे तेल, कच्चे माल और बुनियादी सामान की आपूर्ति करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर विभिन्न बड़े उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति होती है वह एमएसएमई से भी एक पैमाने पर की जाती है और एमएसएमई इस प्रकार का समर्थन प्राप्त करता है। अब जानेंगे भारतीय इसके क्षेत्रों के बाद में जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का क्या महत्व है, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं उनका इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं इनका कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में लगभग 45% हिस्सा होता है। अब आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है और जब उसका निर्यात अन्य दूसरे देशों को किया जाता है तो कुल जो निर्यात होता है वह 100% जो माना जाता है, उसमें से 45% जो निर्यात का योगदान होता है वो एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि एमएसएमई पंजीकरण से ब्याज की कम दर, उत्पादन शुल्क में छूट, कर सब्सिडी व अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। जब एमएसएमई का जब एनरोलमेंट कर दिया जाता है तो ब्याज की जो दर होती है वह कम कर दी जाती है। जो उत्पादन शुल्क होता है यानी कि प्रोडक्शन रेट जो होती है, तो प्रोडक्शन के ऊपर हम किसी प्रकार की ड्यूटी जो लगती है, प्रोडक्शन ड्यूटी में छूट दे दी जाती है। कर सब्सिडी, टैक्स को लेकर सब्सिडी का निर्माण किया जाता है और अन्य दूसरे बेनिफिट्स जो होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। तीसरा क्या होता है, एकल स्वामित्व भागीदारी वाले लोग एमएसएमई प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जो एकल पट्टे के आधार पर, एकल ओनरशिप, सिंगल ओनरशिप के आधार पर जो पार्टनरशिप वाले लोग होते हैं या ऐसे उद्यमी जो काम करते हैं वे इस प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान जो आपको बताया कि ये निर्यात में 45% योगदान देते हैं। दूसरा क्या होता है कि इससे ब्याज की दरें कम होती हैं, उत्पादन शुल्क में छूट मिलने लगती है, टैक्स सब्सिडी जो होती है, इस प्रकार के लाभ भी हमारे को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो सिंगल ओनरशिप पार्टनरशिप वाले लोग होते हैं उनको फायदा होने लगता है। अब जानेंगे एमएसएमई के प्रकार, एमएसएमई के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एमएसएमई के प्रकार जानते हैं, माइक्रो स्मॉल और
मीडियम इंडस्ट्रीज के जो प्रकार होते हैं उसमें पहला होता है सूक्ष्म या माइक्रो उद्योग। इनमें 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाना जरूरी होता है और इनका 5 करोड़ का टर्नओवर या इनसे उत्पादन होना जरूरी होता है। वहीं जो लघु उद्योग होते हैं उनमें निवेश 10 करोड़ रुपए तक का किया जाता है, वहीं इनका टर्नओवर 50 करोड़ होना जरूरी है। वहीं जो मध्यम उद्योग होते हैं इनमें निवेश 20 करोड़ का होता है और टर्नओवर इनका 100 करोड़ का होना चाहिए। तो इस प्रकार से 1, 10, 20, 5, 50, 100 कुल मिलाकर के इस क्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का जो लागत होती है और जो टर्नओवर होता है वह इतना होना चाहिए। अगर बात करें हम सूक्ष्म उद्योगों की तो वहां पर 1 करोड़ लागत और कितना टर्नओवर, 5 करोड़। वहीं अगर बात करें हम लघु उद्योगों की तो उनमें लागत कितनी होगी, 10 करोड़, और जो हमें फायदा होगा या जो उत्पादन होगा वो टोटल कितना होगा, 50 करोड़ का। इसी प्रकार से जो मध्यम उद्योग होते हैं उनमें लागत कितनी होती है, 20 करोड़, और उनसे जो उत्पादन होगा वो कितना होगा, 100 करोड़ रुपए का। तो इस प्रकार से इनकी कैटेगरी, इनका कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम जानेंगे एमएसएमई पंजीकरण के क्या फायदे हैं, कि अगर कोई माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज को लेकर आगे बढ़ना चाहता है इकोनॉमी में, तो इनकी पंजीकरण, एनरोलमेंट से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा तो होगा बैंकों से लाभ मिलेगा, ब्याज रहित। बैंकों से जो लाभ हमारे को प्राप्त होगा वह जो इंटरेस्ट के बिना होगा, यानी कि बैंक हमारे को बिना इंटरेस्ट के ब्याज देंगे, माफ कीजिएगा, बिना इंटरेस्ट के हमारे को धनराशि उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा छूट या सब्सिडी दी जाती है। तीसरा, टैक्स में हमारे को लाभ होता है, यानी टैक्स के अंदर हमें प्रॉफिट होता है। और चौथा, केंद्र व राज्य का सरकार से अनुमोदन हो जाता है। केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर इसका सरकारी अनुमोदन करवाना होता है। तो इस प्रकार से ये फायदे हमारे को एमएसएमई पंजीकरण से होते हैं। ये यहाँ पे इनके ग्राफ्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे भाई पीएसयू से आप क्या समझते हैं। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। क्या होता है भाई, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। इनसे आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं उनसे आप क्या समझते हैं। इसके समसामयिक संदर्भ में आपको बताना है इनके आर्थिक सुधारों को। और पीएसयू में, यानी कि वर्तमान में जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी उद्यम जो सरकार के हैं, भारत सरकार के, उनमें आर्थिक सुधार किस प्रकार से किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्रश्न की प्रकृति के अनुसार जानेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट को, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित उद्यम और उपक्रमों को पीएसयू कहा जाता है। जब भारत सरकार किन्हीं उद्यमों को, किन्हीं एंटरप्राइजेज को या किन्हीं उद्योगों को जब अपने स्तर से नियंत्रित और निर्देशित करती है या चलाती है तो उनको सरकारी कंपनियां कहा जाता है। इनकी केंद्र या राज्य के आधिपत्य वाले उपक्रम में 51% या अधिक सरकारी पूंजी की हिस्सेदारी होती है। और ये क्या करते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन और राज्य सरकार के अधीन जितनी कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में 51% से अधिक सरकारी पूंजी की हिस्सेदारी होती है। तो ऐसे सरकारी उपक्रमों में यूं तो भले ही चाहे प्रबंधन कोई और कर रहा है या उनसे अन्य दूसरे कार्य और कर रहा है, लेकिन सरकारी उपक्रमों में, सरकारी कंपनियों में सरकार का पैसा कितना लगा होता है, 51 रुपया 100 में से कितना रुपया लगा होता है, 51 रुपया। अब ध्यान रहे कि पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को या सरकारी कंपनियों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 29 करोड़ रुपए के निवेश से 5 पीएसयू लगाए थे। तो इस प्रकार से पहली पंचवर्षीय योजना जो भारतवर्ष की थी 1951 से 56 तक की, उसमें 29 करोड़ रुपए का उस समय निवेश करते हुए 5 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भारत सरकार ने उस समय लगाई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। इन सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि हमारे समाज का भी विकास किया है और हमारी अर्थव्यवस्था का भी विकास और सुधार किया है। पीएसयू को प्रदर्शन के आधार पर महारत्न का भी दर्जा दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां होती हैं उनको उनके परफॉर्मेंस बेस पर,
उनके परफॉर्मेंस के आधार पर महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है। अगर महारत्न कंपनियों की वर्तमान में बात की जाए तो ये कंपनियां हैं बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कंपनी, एनआरएल ऑयल, गेल, एआईएल, सीपीसीएल और एचपीसीएल। ये सभी महारत्न कंपनियां वर्तमान में भारत में कार्यरत हैं, जो पीएसयू क्षेत्र की यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां मानी जाती हैं। यहाँ पे ग्राफ के अंदर बताया भी गया है आपको। अब जानेंगे, पहले तो हमारे प्रश्न की प्रकृति के अनुसार क्या पूछा गया था हमसे कि पीएसयू से आप क्या समझते हैं, जो हमने आपको बताया है। अब हम जानेंगे कि पीएसयू में आर्थिक सुधार किस प्रकार से किए जा सकते हैं, इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप किस प्रकार से करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप किस प्रकार से करेंगे। तो पीएसयू में आर्थिक सुधार वर्तमान की आवश्यकता को लेकर हमने यहाँ पर उत्तर तैयार किया है। पहला नंबर 1 कि क्या सुधार हो सकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आधारित प्रणाली का विकास किया जाएगा। सबसे पहला, अगर हमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सुधारना है, उनमें सुधार करना है, तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार सुगमता की नीति को अपनाना होगा। नंबर 2, भारतीय कंपनियों को विदेश में सीधे अपनी सिक्योरिटी सूचीबद्ध करने की इजाजत दी जाएगी। अगर हम भारतीय कंपनियों को, भारतीय उद्यमियों को विदेशों में जाकर के अपनी खुद की सुरक्षा को सूचीबद्ध करने की इजाजत दे देंगे, तो ऐसी स्थिति में उनकी पूंजी को उनके प्रचालन के अनुसार छोड़ देंगे, तो ऐसी स्थिति में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मजबूत होगी। तीसरा, पीएसयू का व्यवस्थित निजीकरण किया जाएगा। अगर हम हमारे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं और भारत में आर्थिक सुधारों को जन्म देना चाहते हैं या आर्थिक सुधार करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं, तो हमें इसका निजीकरण करना होगा, प्राइवेटाइजेशन करना होगा। नंबर 4, पर्यावरण, भूमि व संसाधन आधारित मुद्दों को आसान व त्वरित निपटारा किया जा सकेगा। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जब प्राइवेटाइजेशन होगा या फिर ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिनको हमें सुधारना चाहते हैं, तो हमें एनवायरनमेंट इश्यूज को लेकर, लैंड एक्विजिशन को लेकर तथा जो हमारे संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, उनको लेकर जितने भी इश्यूज क्रिएट होते हैं या पहले से होते हैं या अचानक से उत्पन्न होते हैं, उन सब का त्वरित गति से निपटारा करना होगा। और नंबर 5 है बेहतर एचआर सिस्टम यानी ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, बेहतर मानव संसाधनों का प्रबंधन करना होगा, भर्ती प्रक्रियाओं को अपनाना होगा और इस प्रकार से हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सुधार कर सकेंगे। छठा है गवर्नेंस और आज़ादी के मामले में निष्पक्षता का निर्माण करना होगा। अगर हम इन सेक्टर्स की कंपनियों में सुधार करना चाहते हैं तो शासन और इनकी फ्रीडम को लेकर, इनकी आज़ादी को लेकर हमें इम्पार्शियल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भाई? इम्पार्शियल, यानी कि हमारे को गैर निष्पक्षता का भाव रखना पड़ेगा। किस प्रकार से भी हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। संबंधित उपक्रम और मंत्रालयों को हमें मजबूत बनाना होगा। जिस क्षेत्र की कंपनी हमारे यहाँ पर पीएसयू सेक्टर में होगी, उससे संबंधित जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसको हमें मजबूत बनाना होगा। दूसरा, औद्योगिक स्वायत्तता उनको प्रदान की जाएगी, यानी कि उनके संबंध में इंडस्ट्रियल फ्रीडम उनको प्रदान की जानी चाहिए। उनको आर्थिक आज़ादी, उनको जो औद्योगिक आज़ादी है वह दी जानी बहुत ज़रूरी होगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विदेशों में सिक्योरिटी सूचीबद्ध करना, निजीकरण, पर्यावरण, भूमि संसाधन संबंधी मुद्दों को निपटाते हुए, बेहतर एचआर सिस्टम, भर्ती प्रक्रियाओं को करने से और उनके गवर्नेंस को लेकर तथा उनके मंत्रालयों को लेकर उन्हें मजबूती और आज़ादी प्रदान करनी होगी। इससे हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मजबूत बना सकेंगे। की पॉलिसी रिफॉर्म्स, मुख्य ऐसे सुधार जो हमें करने चाहिए, जो यहाँ पर इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं, दूसरा इसमें आपको बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में आप जानते हैं कि निजीकरण को लेकर बहुत हंगामा खड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि निजीकरण करने से इसके बड़े पैमाने पर फायदे होंगे और रोजगार सृजन भी होगा। धन्यवाद।